Hello students and welcome to G3 e-learning classes of English class 11, and today we are going to do our fourth chapter of Hornbill, the landscape of the soul. So first of all, I'll give some introduction of this chapter. In this lesson, the writer compares the Chinese view of art with the European view. Both of these point of views are totally different. The Chinese give freedom to the viewer, while the Europeans give him no such freedom and expect him to develop a particular point of view. The Chinese painter wants active involvement of the onlooker because his landscape is spiritual. The Western or European painter, on the other hand, wants the viewer to see the landscape as he sees it. So let's start our story, and this story is written by Natalie Trovery. A wonderful old tale is told about the painter Wu Dozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhongzong to decorate a palace wall. Commissioned means here hired an artist to paint a picture. Okay, सो अ वंडरफुल टेल, यानी कि जो ओल्ड टेल, पुरानी कहानी है इसके बारे में कि जो एक पेंटर थे वू डॉजी, जो कि 8th सेंचुरी चाइना में रहते थे, एंड हिज लास्ट पेंटिंग वाज लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द तैंग एम्परर. मीन्स वहाँ के उस टाइम जो राजा थे उन्होंने उनको एक लैंडस्केप बनाने के लिए कहा था. उनके जो महल है उनकी वॉल के ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए बोला गया था बाय द लैंडस्केप, पिक्चर ऑफ लैंडस्केप. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, सो ओनली द एम्परर कुड सी इट फॉर अ लॉन्ग वाइल. द मास्टर painter had hidden the work behind the screen. Only the emperor would see it and admire the wonderful scene showing forest, mountains, waterfall, etc. अब ये जो मास्टर था, मीन्स जो पेंटर था, इसने क्या किया कि जो उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसको स्क्रीन के पीछे जो छुपा कर रखा, और वो ये चाहता था कि सिर्फ जो एम्परर है यानी कि जो राजा है वही उसको देख पाएगा. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky. Immense means huge sky. Okay, कि जो एम्परर था वही जो है बहुत टाइम तक इस पेंटिंग को जो है उसको इन्जॉय कर रहा था. इसमें वंडरफुल सीन से डिस्कवरिंग अ फॉरेस्ट था, मीन्स फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन से, वाटरफॉल्स से, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, जो कि ह्यूज स्काई में फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे क्लाउड्स. मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड इन फ्लाइट, लुक सर. अब यहाँ पर सर की स्पेलिंग जो दी गई है वो SIRE है, बट इसका मीनिंग है सर, SIR. Said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. अब यहाँ पर जो पेंटर है वो एम्परर को बता रहा है कि सर जो ये जो पेंटिंग है और जो ये माउंटेन का जो फुट है, मीन्स माउंटेन का जो बॉटम है, यहाँ पर एक स्पिरिट रहती है. ड्वेल्स मीन्स स्टे करना, एक स्पिरिट जो आत्मा है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. अब जो पेंटर है वो अपने क्लैप को जो अपने हैंड्स को क्लैप करता है, और क्या होता है ना, आपने बहुत पुरानी स्टोरीज़ में भी सुना होगा, जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अली बाबा चाली चोर, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ दिखाते हैं कि वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं और जो केव की जो एंट्रेंस है वो ओपन हो जाता है. तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो पेंटर है वो अपने जो हैंड्स हैं उनको क्लैप करता है और जो एंट्रेंस है केव का वो ओपन हो जाता है. सो प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे. मेजेस्टी यहाँ पर रूलर को बोला गया है, किंग को बोला गया है.
द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। अब जो पेंटर है वो केव के अंदर एंटर कर जाता है और जो एंट्रेंस है वो जैसे ही वो एंटर करता है वैसे ही जो केव है वो फिर से बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। एंड बिफोर द astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall। और जैसे ही, अब क्योंकि एम्प्रर जो है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाया, और जैसे ही वो ये सीन देख रहा था कि जैसे ही पेंटर ने एंटर किया और जो पेंटिंग है और जो पेंटर है दोनों ही गायब हो जाते हैं, तो वो इससे पहले कि कोई वर्ड बोलता जो पेंटिंग है उस वॉल से क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडोजी ब्रश वॉज लेफ्ट। इवन कि जो वुडोजी जो पेंटर है उसके ब्रश का भी कोई जो एविडेंस है वो वहाँ पर नहीं पीछे रह जाता, मीन्स कोई ट्रेस नहीं लेफ्ट बचता उस पेंटिंग का, मीन्स ब्रश मार्क्स भी जो है, मार्क भी है वो वहाँ पर नहीं रहता। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और इसके बाद जो वो आर्टिस्ट है वो कभी इस वर्ल्ड में दिखाई नहीं दिया। सो इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ टोटली फिक्शन, ये इमेजिनेटिव स्टोरी है। Such stories played an important part in China's classical education. The book of Confucius and जुगेंजी आर फुल ऑफ देम। अब ये जो स्टोरीज़ हैं, जो इस टाइप की स्टोरीज़ हैं, वो चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती हैं। और जो बुक हैं यानी कि जो कॉन्फ्यूशियस और जुगेंजी आर द फुल ऑफ देम, ये दोनों जो हैं फ़िलासफ़र हैं, इनकी जो बुक्स हैं ये इन सब कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज disciple means शिष्य, student or pupil, you can say, in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing the spirit in which art is considered. And just wait. Beyond the anecdote, anecdote means a small event, okay? So they are deeply revealing the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. एक और जो स्मॉल इवेंट यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि एक और जो है आर्टिस्ट हैं, ओके, जो एक और पेंटर हैं, वो इतने स्किल्ड हैं, इतने फेमस पेंटर हैं और इतने स्किल्ड हैं अपने उसमें वर्क में कि वो एक ड्रैगन को पेंट करते हैं, बट वो उस ड्रैगन की आइज़ को पेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर वो आई को पेंट करेंगे तो इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये जो ड्रैगन है वो पेंटिंग से बाहर निकलकर फ्लाई करने लगेगा। With an old story from my native Flanders. फ्लेंडर जो है ना वो एक प्लेस का नाम है। अब जो हमारी जो ये स्टोरी राइटर हैं वो नेटिव है फ्लेंडर से, मींस उनका जो जन्म है वो वहाँ पर हुआ है, वो वहाँ से बिलोंग करती है, नेटिव जो कि आपका बर्थ प्लेस होता है, ठीक है। तो इनका जो बर्थ प्लेस है फ्लेंडर, और वहाँ की एक ओल्ड स्टोरी है दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कि जो कि वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है वेस्टर्न पेंटिंग्स की एक स्टोरी है। इन 5th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with the painter's daughter. अब ये जो है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें कंपैरिजन किया गया है चाइनीज़ आर्ट का विद द वेस्टर्न आर्ट, और यू कैन से द यूरोपियन आर्ट का। तो अब यहाँ पर ये एक अनदर स्टोरी डिस्क्राइब कर रही हैं, और जो कि इनके नेटिव लैंड से जो है वो बिलोंग करती है, कि वहाँ पर एक क्वेंटन मैट्सिस एक मास्टर हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ हैं,
जिसको प्यार हो जाता है पेंटर की डॉटर से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब जो इतने अच्छे पेंटर हैं, उनकी इतनी रेपुटेशन है, तो वो नहीं चाहते थे कि जो उनका जो दामाद है, जो सन इन लॉ है, वो किसी जो ब्लैक स्मिथ जैसे प्रोफेशन से बिलोंग करें। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। अब ये जो पेंटर है ना, स्नीक मीन्स एंटर्ड सीक्रेटली, ठीक है, ये चुपके से जो है ना उनके उसमें स्टूडियो में एंटर करते हैं। जो ये ब्लैक स्मिथ है, वो क्या करते हैं कि उनका जो लेटेस्ट पैनल, यानी कि जो लेटेस्ट पैनल के ऊपर जो वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक फ्लाई यानी कि मक्खी को पेंट कर देते हैं विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू swat it away before he realized what had happened। अब ये कहते हैं कि ये इतना रियलिस्टिक आर्ट था, इतना रियलिस्टिक उसने जो पेंट किया था उस फ्लाई को, वो इतनी रियल थी कि जैसे ही वो उसको देख रहे थे तो उसको उड़ाने की कोशिश की और उनको एकदम रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ। मींस क्योंकि वो जो फ्लाई है वो ओरिजिनल नहीं थी, ठीक है, वो एक पेंटिंग थी। सो क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिट एज एन अपेरेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। पेरेंटिस मीन्स यहाँ पर यू कैन से कि उन्होंने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया और एज अ प्यूपल और एज अ सन इन लॉ उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस ब्लैक स्मिथ को। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। अब उसने उसकी जो beloved है उससे मैरिज कर ली और वो अपने टाइम का जो है बहुत ही फेमस पेंटर था। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: the perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। अब ये जो दोनों आर्ट है ये क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे जो यूरोप में जो है इल्यूज़न कि जो वहाँ का आर्ट है वो आपको एक एक चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करता है उस सीन के अंदर, उस पेंटिंग के अंदर। बट जो एशिया का आर्ट है वो किस में बिलीव करता है? स्पिरिट में। मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चाइनीज़ पेंटर था, ठीक है, वू डोज़ी, वो ये चाहते थे कि जो उसके ऑन लुकर हैं, मींस जो उसके व्यूअर्स हैं, जो उसकी पेंटिंग को देख रहे हैं, तो वो उसके दिमाग में मींस उस एंटर करके उस पेंटिंग को देखें। मींस कि जो पेंटर है उसके माइंड में, वो अपने माइंड से उस पेंटिंग को कैसे देखता है, उसके अंदर क्या देखता है, तो वो अपने व्यूअर से भी यही चाहता था कि वो भी उसके माइंड में एंटर करके उसको देखें। मींस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देखें और उसे समझें, ठीक है। और लेकिन जो यूरोपियन आर्ट है वो इतना परफेक्शन चाहता है अपने आर्ट के अंदर कि वो एज इट इज़ चीज़ों को, जैसे हमने अभी यहाँ पर फ्लाई का एग्जांपल लिया था, फ्लाई को जो हमने पढ़ा था कि उसने इतनी रियल फ्लाई को पेंट किया कि जो एक पेंटर थे उनको भी ये वो जान नहीं पाए कि ये एक रियल फ्लाई नहीं है, ये एक पेंटेड फ्लाई है। ओके, सो इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि ये कहते हैं कि जो एक चाइनीज़ जो एम्परर है उसने एक पेंटर को पेंटिंग करने के लिए ऑर्डर दिया, उसने वो पेंटिंग को बनाया भी, ठीक है, लेकिन उसके वर्क का ट्रू मीनिंग समझने के लिए जो है आर्टिस्ट की नज़रों से देखना होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, जो कि उसने वो जीता है, मींस उसने अपने एरिया पर वो राज करता है, एक एम्परर, एक किंग जिसको उसने जीता है। बट उस एरिया के अंदर घूमने के लिए आपको आर्टिस्ट
आर्टिस्टिक वे में, यानी कि आर्ट के वे में अगर आप चाहते हो तो वो आप घूम सकते हो। लाइक कि एक आर्टिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो कि उस एरिया के अंदर फ्रीली घूम सकता है। लेट मी शो द वे द डाउ। द वर्ड दैट मीन्स, यहाँ पर डाउ के दो मीनिंग हैं। द वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, द पेंटिंग इज़ गॉन, अब क्योंकि बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। अब वो कहते हैं कि जब उसने, जो डाउ वोजी ने उस पेंटिंग के अंदर एंटर किया तो पेंटिंग जो है वो वहाँ से वैनिश हो गई, लेकिन जो आर्टिस्ट का गोल था कि वो अपने एम्परर को क्या दिखाना चाहता था, वो उसने अपने गोल को प्रूव किया। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वर्ल्ड ऑफ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। अब जो चाइनीज़ लैंडस्केप है, ठीक है, वो वेस्टर्न जो पेंटिंग है, यानी कि जो वेस्टर्न लैंडस्केप है, उसको एक्चुअल व्यू मींस जो वेस्टर्न पेंटिंग है वो एक्चुअल व्यू को रिप्रेजेंट करती है, जबकि क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप ऐसा नहीं करता। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट। अब यूरोपियन पेंटर जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, वो ये चाहता है कि आप उसकी आंखों को उधार लो, मींस आप उसकी आंखों से उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को देखो जैसा कि वो पेंटर देखता है। From a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को यहाँ पर नहीं बताता कि आप सिर्फ उसको एक ही व्यू पॉइंट से देखो। चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि आप उसको हर एंगल से उस पेंटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, मीन्स हर एंगल से आप उसको देख सकते हैं। His landscape is not a real one and you can enter it from any point. Then travel in it. वो कहता है कि आप किसी भी पॉइंट से इसको देखो, आप इस पेंटिंग के अंदर जो है अपने दिमाग से जो है एंटर करो, ट्रेवल करो इसके अंदर। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। और इस लैंडस्केप के अंदर जो आर्टिस्ट है वो आपके लिए जो पाथ है, यानी कि जो रास्ते हैं, वो भी बनाएगा कि आप उसके अंदर अपनी आंखों से ट्रेवल करो, आप ऊपर नीचे कहीं भी इस पेंटिंग के अंदर जा सकते हैं। देन बैक अगेन, और वापस आ सकते हैं इन अ लिजरली मूवमेंट। ठीक है, खुशी से। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to the move on to the other hand adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. अब आपने ना जैसे आप एंशंट, नॉट एंशंट एक्चुअली, पुराने सब्जेक्ट्स पे कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, राजा महाराजा, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी जब संदेश लेकर आता है तो एक उस संदेश को ना आप रोल में होता है, ठीक है, उसको रोल करते हैं उस संदेश को और आप उसको ओपन करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, कि एक कागज़ को जब, यानी कि जो पेंटिंग को आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हो, टॉप टू बॉटम उसको खोलते हो उस पेंटिंग को, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, और धीरे धीरे एक एक सेक्शन उसका जो है ना आपको दिखाई देता है जब आप उसको पेंटिंग को खोलते हो, एंड देन रोलिंग इट अप टू द मूव ऑन टू द अदर एड्स अ डायमेंशन। मीन्स जैसे जैसे आप इसको खोलते जाओगे तो आपको नई नई पेंटिंग्स जो है ना अलग अलग डायमेंशन में, नई नई पेंटिंग नहीं, वही पेंटिंग अलग अलग डायमेंशन में आप उसको आपको वो नज़र आएगी। It also requires the active participation of the viewer, और ऐसी पेंटिंग्स आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी डिमांड करती हैं। Who decides at what pace he will travel through the painting, और ये डिसाइड करती है कि आप उस पेंटिंग को कैसे समझ रहे हैं। अब पार्टिसिपेशन विच इज़ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल, और ऐसी पेंटिंग्स को समझने के लिए आपको फिज़िकली और मेंटल जो पार्टिसिपेशन है वो आपका नीडेड होता है।
द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि जो यूरोपियन जो पेंटर हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी नज़रों से उनकी पेंटिंग्स को देखो, लेकिन चाइनीज़ पेंटर ऐसा नहीं चाहते। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो क्या चाहते हैं कि आप उनके माइंड में एंटर करो। मीन्स जिस माइंड सेट से उन्होंने वो पेंटिंग को बनाया है या जो पेंटिंग बनाते हुए उनकी थिंकिंग थी, तो आप एग्जैक्ट उस थिंकिंग को समझो और उस नज़रिए से उस पेंटिंग को देखो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड द कॉन्सेप्चुअल स्पेस। और वो क्या मानते हैं कि जो लैंडस्केप है वो इनर वन है, अंदर से आप उसको देखो, एंड स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ सेंचुरी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सेंचुरी की तरह समझ सकते हैं। सेंचुरी क्या है, इसका लिटरली मीनिंग है माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। ठीक है ना, आपने बचपन में भी ना बहुत बार लैंडस्केप बनाया। आज भी हम आर्ट क्लास में जो है बच्चों को लैंडस्केप बनाना सिखाते हैं। तो लैंडस्केप में जो मेन जो लैंडस्केप का सीन रहता है वो क्या रहता है, माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स हैं और उसमें से जो है एक स्ट्रीम बह रही है, एक नदी बह रही है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द रियल लैंडस्केप। उसके बाद आप पेड़ पौधे बनाओ, हट बनाओ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। More than two elements of an image, these represent two complementary poles, reflecting the dualist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun. अब यहाँ पर ये दो पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पर बताते हैं। एक तो माउंटेन जो कि जो कि वर्टिकली जो है खड़ा हुआ है, मीन सीधे आकाश की तरफ, हेवन की तरफ जा रहा है। और माउंटेन का मीनिंग जो है चाइना के अंदर क्या है, यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, कि ये ऊंचे उठते हैं और हेवन तक जाते हैं। स्टेबल है, वार्म है, ड्राई इन द सन। वाइल द वाटर इज़ यिन, और वाटर का क्या मीनिंग है, यिन मीन्स हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। The interaction of yin, the receptive feminine aspect of the universal energy. अब जो yin का मीनिंग है ना वो क्या है, रिसेप्टिव है, ये फेमिनिन है। मीन्स ये इसके अंदर जितनी भी जो क्वालिटीज़ हैं वो फेमिनिन है। ओके, एंड एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और इसके अंदर यूनिवर्सल एनर्जी है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मस्कुलाइन। और ये जो है जो माउंटेन है वो मस्कुलाइन उसको पावर को शो करता है। इज़ ऑफ कोर्स ऑफ फंडामेंटल नोशन ऑफ डॉइज़म। What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place. अब हमने यहाँ बात की थी कि माउंटेन की और एक रिवर की। ठीक है, माउंटेन एंड रिवर। अब इसके बीच में भी एक जगह जो है वो खाली, void मीन्स खाली जगह है। ठीक है, आप कभी पेंट कीजिए माउंटेन के बिल्कुल बॉटम में जब आप आएंगे तो आपने रिवर को वहाँ पर पेंट किया, लेकिन उसके बीच का जहाँ पर माउंटेन और रिवर मिलते हैं उसके बीच की जगह को हम बोलते हैं मिडल वॉइड। वो जो खाली जगह है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर वो मिलते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड, और ये जो वॉइड है यानी कि ये जो खाली जगह है इसको हम कंपेयर्ड करते हैं विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। ठीक है, इसको हम प्राणायाम से जो है योगिक प्रैक्टिस से इसको कंपेयर करेंगे। ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ इन, पहले जो हमारे जो श्वास हैं उसको हम अंदर लेकर जाते हैं, रिटेन उसको रोकते हैं, देन उसको ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड। ठीक है, कि ये जो हमने अपनी सांस को अंदर रोका, जो हमने अंदर ली थी और उसको जब रोकने की जो क्रिया है उसको हमने रोका, दैट इज़ कॉल्ड द वॉइड। देयर मेडिटेशन
अकर, जहाँ पर वो मेडिटेशन होता है, दिस इज़ कॉल्ड द मेडिटेशन, कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, हम रिटेन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। द मिडल वॉइड इज़ असेंशियल, और जो मिडल वॉइड यानी कि जो वो मिडल पार्ट है, हम बात करें जब माउंटेन और रिवर के जो जहाँ पर वो उनका इंटरेक्शन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे हमने प्राणायाम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, आपने सांस अंदर ली, रोकी, जब तक आप रोकोगे नहीं तो जो हमारा मोटिव है वो कंप्लीट नहीं होगा। सो हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, और ऐसे ही वो जो वाइट स्पेस जो छोड़ा गया है पेंटिंग के अंदर, जैसे आप कोई भी चाइना की पेंटिंग आप उठाकर देखेंगे लैंडस्केप की, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे माउंटेन्स वहाँ पर हैं, लेकिन जो पेंटर है उसने बीच बीच में ना खाली जगह जो है पेंट की है, वो भी वाइट कलर से। तो वही वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो वो वाइट जो जगह है, मींस जो स्पेस है, अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, वो बहुत ही ज़रूरी है। मींस उसी के थ्रू आप वो जो पाथ बनाया गया उसी के थ्रू आप उस चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर जो है एंटर कर सकते हैं और उसके अंदर अपने माइंड से घूम सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ही बिकम्स द conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francisco Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. अब यहाँ पर Dewey implies both the path and the method according to the Dewey's creation takes place through the interaction of yin, respective feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, the active masculine force. The third element is overlooked. जो थर्ड एलिमेंट मैंने आपको बताया कि जो वाइट पार्ट है उसको ओवरलुक किया गया है, एंड इट इज़ द मिडल वॉइड वेयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। द वॉइड इज़ लाइक द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इन योगिक प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। सो मैंस फंडामेंटल रोल क्या है यहाँ पर, कि मैंस रोल इज़ फंडामेंटल इन एनी आर्ट। ही लाइज बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अब जो मैंने आपको बताया कि जो स्पेस है माउंटेन और रिवर के बीच में, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमने बात की प्राणायाम की, हमने ब्रीथ इन किया, हमने ब्रीथ आउट किया, लेकिन बीच में हमने रिटेन भी किया। तो ये जो रिटेन यहाँ पर किया, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस जो राइटर है इसने ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया है कि हेवन और अर्थ के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, भगवान ने नेचर बनाया, लेकिन इस नेचर को और ज़्यादा संवारने का काम और इसको मेंटेन, इस अर्थ को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? हम ह्यूमन बीइंग्स करेंगे। ठीक है, सो ही इज़ द मीडियम, मीन्स वी आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, हिज प्रेजेंस इज असेंशियल एज ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप। ही गिव्स न्यू डायमेंशन टू द लैंडस्केप पेंटिंग। ही यानी कि वी पीपल हियर। ठीक है, सो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी और है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में जो है उसको एक आर्टिकल है, यू कैन से, उसको छापा गया था और 2005 की बात है ये। ठीक है, व्हेन फ्रेंच पेंटर जेन डुबुफेट मोटेड द concept of art brut. Okay, in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in the contemporary art internationally. This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight.
Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. यहाँ पर आर्ट ब्रूट यानी कि आउटसाइडर आर्ट, ये उनको कहा गया है जो कि बहुत सारे पेंटर्स ऐसे हैं या बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेते, बट उनका आर्ट इतना मैजिकल होता है कि उनको वर्ल्ड वाइड जो है रिकॉग्निशन मिलती है। तो यहाँ पर जो है उसकी बात की गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट वॉज ऑफर्ड बाय अ फ्रेंच पेंटर जेन डुबेफिट during 1940s. This type of art is the art of the untrained visionary who has had no formal training. Such art is in its raw state. Okay, around time Buffett was the propounding his concept in India, and untutored genius was creating paradise. और उन्होंने जो अपना यहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्या इसको नाम दिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, कि एक अनट्यूटर्ड जीनियस है जिसने जो है एक स्वर्ग को क्रिएट किया है। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. Most of you must have gone there, visit there. So आप सबने देखा होगा रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। तो इनके बारे में जो है ये बताया गया था हिंदुस्तान टाइम्स और जो ये मैगज़ीन है जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ईयर्स अगो कि उन्होंने जो नेक चंद थे, इसके जो क्रिएटर थे और जो इसको बनाने वाले थे वो थे नेक चंद। ठीक है, वो कोई आर्टिस्ट नहीं थे, बट उन्होंने क्या किया कि अपने लिए गार्डन उनको बनाना था, तो उन्होंने एक पैच ऑफ जंगल को साफ़ कराया, जंगल को क्लियर कराया एक छोटे से टुकड़े को, और वहाँ पर उन्होंने एक स्टोन से ना एक गार्डन मीन्स एक गार्डन बनाया। उसमें स्टोन जितने भी जो पत्थर थे या कांच के टुकड़े थे, ठीक है, जो क्रॉकरी के टुकड़े थे, उनको रिसाइकिल मटेरियल बनाया एंड और उनसे जो है एक रॉक गार्डन की जो उन्होंने स्थापना की, जो कि अभी आज कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। Its 80 years old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to the outsider art। और ये उस वक्त पर जब उन्होंने बनाया तो ये 80 इयर्स के थे और ये इन्होंने अपना जो आर्ट है वो कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड के लिए। द 5th issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on anniversary issues cover। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो है द 5th इशू यानी कि जो था रॉ विज़न एक यूके बेस्ड मैगज़ीन है जिसके अंदर इनके बारे में, नेक चंद जी के बारे में और रॉक गार्डन के बारे में बताया गया, और वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर। और जब इस मैगज़ीन की एनिवर्सरी थी तो उसके मौके पर जो है ये वुमेन बाय द वाटरफॉल, इसमें ना गार्डन में एक वाटरफॉल है जिसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वो उसमें जो है इन्होंने इस मैगज़ीन में इसको छापा था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट एंड रॉ आर्ट was of work that were in their raw state as regards cultural and artistic influences, anything and everything from a tin of a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Nek Chand has taken in dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5-month interactive show Realm of Nek Chand beginning October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy। अब ये जो नेक चंद जी हैं तो इनका मीन्स पहले तो ये बताते हैं कि ये जो आर्ट है मीन्स आर्ट कुछ भी हो सकता है, कि आप टूटी हुई कार से जो है कुछ भी आर्ट बना सकते हैं, आप वेस्ट मटेरियल से कुछ भी आर्ट बना सकते हैं।
तो अब एक स्विस कमीशन है और उसने क्या किया कि इनको ऑनर करने के लिए, नेकचंद जी को ऑनर करने के लिए जो इनके इंटरेक्टिव शोज़ बनाए और रिलम ऑफ नेकचंद, और जिनको ये म्यूज़ियम में दिखाएंगे, स्विट्ज़रलैंड के, बेल्जियम के, फ्रांस एंड इटली। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल इन्जॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। अब नेकचंद जी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही है जब मैं लोगों को अपने गार्डन में घूमते हुए देखता हूँ और यहाँ की जो भी क्रिएशन है उसको इन्जॉय करता हुआ देखता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच।